Hello everyone. So this is the second session of the biology crash course, and we have completed four topics, important topics in the last session. So in this session we start with the fifth one. There are total, actually yesterday in the class I said 18 I think, so it's wrong. There are totally 11 topics, important topics from 8th class, and all these are super easy. Fifth topic I missed. Fifth topic is reaching the age of adolescence. Age of adolescence. Reaching the age of adolescence. So, in this we will all talk about adolescence. That is, adolescence is the age gap. That means age period of 13 to 19 years. Okay. Wait, let me select a beautiful color. Let's take this. So, what is adolescence? I'm writing important points and also saying that, so सुनना और समझना एंड देखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में. सो एज ऑफ अडोलेसेंस कौन सी होती है? 13 से 19 ईयर्स के जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं अडोलेसेंस. ओके, इट इज़ कॉल्ड एज द अडोलेसेंस पीरियड. ओके, दिस इज़ द अडोलेसेंस पीरियड. इस पीरियड में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व चेंजेस. What do we observe? Changes. This changes external changes भी हैं और internal changes भी होते हैं, है ना. एक्सटर्नल चेंजेस जैसे क्या होता है? वॉइस में चेंज होना और ग्रोथ ऑफ हेयर्स, ये हमारे एक्सटर्नल चेंजेस हैं. इंटरनल चेंजेस हमारे पास क्या हो जाते हैं? सॉरी आई हैव डन अ मिस्टेक एक्चुअली. हेयर चेंजेस होता है. एक्सटर्नल इज़ द हेयर चेंजेस एंड इंटरनल चेंजेस वॉइस जो है ना, ये इंटरनल चेंज है. फॉर एग्ज़ाम्पल वॉइस, चेंजिंग ऑफ वॉइस. जैसे बचपन में हम देखें तो बॉयज़ और गर्ल्स की आवाज़ रिलेटिवली सेम होती है, लेकिन एक एज के हिसाब से बॉयज़ की आवाज़ और गर्ल्स की आवाज़ अलग हो जाती है ना. और ग्रोथ ऑफ हेयर, जैसे बर्ड हो गया, आई मीन बियर्ड एंड दी मस्टैच, ये सब ग्रो होना एक एज से हम देखते हैं, है ना. तो एक्सटर्नल चेंजेस एंड इंटरनल चेंजेस एडोलेसेंस में ये होता है. और एडोलेसेंस में ये होता है कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना पसंद नहीं करता. वो उसके साथ जो जो चेंजेस हो रहे हैं, ही डजंट लाइक टू डिस्कस विद देयर पेरेंट्स. ये एक उसमें एक स्पेशली इस एज ग्रुप में होता है और ये कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ लाइफ है. इट इज़ द कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पर बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं. चेंजेस ऑब्जर्व देखते हैं हम बॉडी में. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पर ग्रोथ जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. ग्रोथ, तो यहाँ पर इस चैप्टर में ग्रोथ के बारे में भी बात की गई है. ग्रोथ गर्ल्स की और बॉयज़ की अलग होती है. गर्ल्स की जो ग्रोथ है वो फास्टर होती है, फास्टर दैन दी बॉयज़. ओके, गर्ल्स की ग्रोथ फास्टर होती है दैन दी बॉयज़. मतलब ये जो ग्रोथ है ना, ये हमारे अडोलेसेंस तक ही होती है. आफ्टर अडोलेसेंस इट स्टॉप्स. आफ्टर अडोलेसेंस ग्रोथ स्टॉप्स. ठीक है, तो फर्स्ट से 18-19 तक हमारा अडोलेसेंस है. तो हम देखते हैं कि गर्ल्स की, फर्स्ट से हाइट की बात करें ग्रोथ में, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो गर्ल्स एक सर्टेन जितनी हाइट आनी है वो अडोलेसेंस से कुछ साल पहले ही आ जाती है. जैसे मतलब उनकी ग्रोथ फास्टर है. बॉयज़ की देखो तो वो एकदम आती है, मतलब एक स्लो सा प्रोसेस होता है. तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाइट हम कैलकुलेट करते हैं. ये एक फॉर्मूला है, बुक में भी है. सो वैसे इसमें कोई न्यूमेरिकल्स आने का चांस है नहीं, बट फिर भी अगर डायरेक्ट फार्मूला पूछ ले, बताओ इसमें से फार्मूला कौन सा है, एमसीक्यू देकर, तो हमें जानना आना चाहिए. परसेंटेज ऑफ हाइट हम क्या करते हैं? प्रेजेंट हाइट डिवाइड करेंगे हम किससे? मैक्सिमम हाइट दैट यू मे गेन, मतलब 18 ईयर्स तक जितनी आनी चाहिए उसका मैक्स हाइट
कैन गेन इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या है, वो रेशियो आ जाएगा. ओके. So height gain in children stops of adolescence, ये already talked about this. and वॉइस चेंज हम adolescence में देखते हैं, जैसे गर्ल्स की आवाज़ एकदम बारीक सी हो जाती है और बॉयज़ की एकदम हार्श होर्स आवाज़ जैसी होती है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट इज द एडम्स एप्पल. That's about the Adam's apple. I will start from here. Wait. Let me shorten all this. So the most important thing is Adam's apple. ये बोर्ड्स में नहीं, मतलब हमारे एग्ज़ाम्स में भी इम्पॉर्टेंट था. आई होप यू गाइस रिमेंबर दैन. एडम्स एप्पल जो कि बॉयज़ में होता है, इट्स एक्चुअली ये सपोज़ हमारा नेक है, ऐसे आता है. सॉरी, नो आई कांट ड्रॉ. अगर मैं ड्रॉ करूँगी ना तो भी आपको समझ नहीं आएगा. एंड आई डोंट हैव द इमेज ऑफ इट राइट नाउ. सो Adam's apple is actually partial growth. It's actually partial growth of voice box. Voice box हम किसे कहते हैं? Voice box is nothing but the larynx. Larynx is nothing but उसको कॉमनली वॉइस बॉक्स बोला जाता है. तो पार्शियल ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स दैट इज़ लेरिंग्स, तो उसी को बोला जाता है एडम्स एप्पल. एंड ये एक्स्ट्रा पॉइंट आई वांट टू से इज दिस लेरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. इट्स द एक्स्ट्रा पॉइंट. इट्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज और इसकी पार्शियल ग्रोथ होना एडम्स एप्पल कहलाती है. और ये बॉयज़ में यूजुअली होता है, गर्ल्स में नहीं होता एडम्स एप्पल का ग्रो होना. And next, many adolescent boys and girls get pimples. फेस पे पिंपल्स आना, ये भी adolescence में देखा जाता है. पिंपल्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी किसकी? इंक्रीज्ड एक्टिविटी बढ़ जाती है. किसकी? सीबेशियस ग्लैंड्स की एंड दी स्वेट ग्लैंड्स. तो इसकी वजह से पिंपल्स आना स्टार्ट होते हैं फेस पर. सीबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं? सीबम सेक्रीट करते हैं, जैसे ऑयल, यूजुअली ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. फेस पे ऑयल आ जाता है ना, वो सीबेशियस ग्लैंड्स की वजह से. स्वेट तो आपको पता ही है स्वेट क्या होता है. तो ये दो ग्लैंड्स की वजह से इनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है एडोलेसेंस में, जिसकी वजह से पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ इन दिस, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स भी क्या हो जाते हैं? डिवेलप हो जाते हैं. ठीक है. एंड हम देख सकते हैं चाइल्डहुड में चिल्ड्रन में हम वो बॉय है या गर्ल है, ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखकर मालूम करेंगे. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और ओवरीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं. एंड मोस्टली हियर वी विल टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है ना, फर्स्ट साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेनार्क. और जो लास्ट होगी, दैट मीन्स स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज टर्म्ड एज द मेनोपॉज. ओके. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज़्यादा डीप में उतना जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8th क्लास का टॉपिक है ना. ठीक है. मेंस्ट्रुएशन का साइकिल याद रखना इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ 28 to 30 days होता है. ओके. 28 to 30 days. एंड और इसमें लास्ट में इस चैप्टर में मैरिज की बात की गई है कि मैरिजेबल एज कौन सी है जो कि लीगल मानी जाती है. मैरिजेबल एज
अकॉर्डिंग टू दी लीगल एज। मैरिजेबल एज कौन सी है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए? आई थिंक दैट इज़ चेंज, इट हैज़ चेंज्ड नाउ, राइट? चेंज्ड हो गई है ना, हाँ सॉरी आई वॉज टेलिंग 18 एक्चुअली, बट इट्स नॉट 18। गर्ल्स की क्या है 21 ईयर्स से चेंज हो गई है ना, और बॉयज़ की क्या है 23 ईयर्स से मैरिजेबल एज लीगल मानी जाती है उसे, ओके। इससे डाउन है तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी एंड इट इज़ इलीगल, ओके। एंड नेक्स्ट इसमें बस 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं। हॉर्मोन्स, यहाँ पर हॉर्मोन्स के बारे में बात की गई है कि हॉर्मोन्स जो है ना, दीज आर द सेक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स कौन सेक्रीट करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो है जिनके पास डक्ट्स यानी ट्यूब्स नहीं हैं। डकलेस ग्लैंड्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं क्योंकि इनके पास ट्यूब्स नहीं है, अपने सेक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में पोर आउट करते हैं, इन्हें हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उनके सेक्रीशंस को बोलते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, ब्लड स्ट्रीम, ओके। एंड नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट्स हॉर्मोन्स। इसमें तो कुछ एंडोक्राइंस के बारे में जिक्र है which I would like to tell, which I would like to tell. Which I would like to tell. मैरिजेबल एज कहाँ पर है? यहाँ पर था ना, हाँ। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रीशंस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड, और उसके सेक्रीशंस क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, GH, ग्रोथ हार्मोन, एंड अदर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है हम लोगों के पास, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो कि जिन्हें यूजुअली हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे टिश्यू पर जाकर एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको ट्रॉपिक हार्मोन्स बोला जाता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट फिर भी अगर आप याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड टेस्टोस्टेरॉन इज़ द मेल हार्मोन, बस यहाँ पर नाम दी गई है याद रखने की। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो क्या है? मेल हार्मोन है। एंड फीमेल हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके। ये बहुत ईजी सा था, दिस वॉज एंड वी कंप्लीटेड द एज ऑफ अडोलेसेंस, ओके। नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जितने कंप्लीट होंगे उतने कंप्लीट करेंगे, बाकी का नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। 6th वाला क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। Biodiversity and its conservation. Biodiversity and its conservation. तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात की, उसे कैसे कंजर्व करें ये बताया गया। यहाँ पर यूजुअली शायद स्पीशीज़ के बारे में बात की होगी, तो देखते हैं। सो फर्स्ट क्या है? द वेराइटी और वेरिएबिलिटी। जो वेराइटी हम देखते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, कितने कितने डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, वेराइटी मतलब कितने कितने डिफरेंसेस है, दैट इज़ दी डाइवर्सिटी। और ये प्लांट्स और एनिमल्स में देख रहे हैं मतलब बायो, तो मिला के टर्म क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी, ओके। एंड प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना, ये स्पीशीज़ जो है ना, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की भी इसी चैप्टर में बात की गई है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन सॉरी फॉर दी स्पेलिंग, हाँ, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन से हैं? जिनको थ्रेट है एक्सटेंशन का, मतलब अगर इनकी प्रोटेक्शन ना की जाए तो ये एक्सटेंट हो जाएंगे, वैसे स्पीशीज़ को हम बोलेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। और जो इस वर्ल्ड से जा चुके हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, मतलब ये कम्प्लीटली क्या हो गए हैं? वैनिश हो गए हैं वर्ल्ड से, हम इनको क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बोलेंगे, ठीक है।
और नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात की गई है, फॉरेस्ट क्या है, हमारे फॉरेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हो रही है, पूरे चैप्टर की बात नहीं हो रही है। फॉरेस्ट हमारे क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व्स। फॉरेस्ट और नथिंग बट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। और यहाँ पर एक बुक के बारे में भी इस चैप्टर में बात की गई है, विच इज़ द बुक पब्लिश्ड बाय IUWC. The book published by the IUWC that contains the detail. Actually यहाँ पर IUCN होना चाहिए शायद, है ना? I will check about this and tell in the next session. So यहाँ पर इस बुक में क्या है, it contains the details. इसमें क्या है, डिटेल्स है। डिटेल्स किस में है, डिटेल्स है ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड द एक्सटिंक्ट स्पीशीज की इस बुक में लिस्ट है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेड डेटा बुक। वी कॉल इट एज द रेड डेटा बुक, ओके, वी कॉल इट एज द रेड डेटा बुक। एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट। यहाँ पर अब ये तो हमने देख लिया एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है। अब जो एंडेंजर्ड है उनको सेव कैसे करें, उनको सेव करने के लिए बहुत सारे मीन्स है। सबसे पहला क्या है, नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स, तो इस नेशनल पार्क्स में हम उस एंडेंजर्ड स्पीशी के साथ साथ एनवायरनमेंट, उसके आसपास को जो एनवायरनमेंट है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स में हम क्या करेंगे, वो एंडेंजर्ड स्पीशी के साथ साथ वहाँ के एनवायरनमेंट को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो कहलाता है नेशनल पार्क, ओके। तो वो क्या कहलाता है, नेशनल पार्क कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्या है, नेशनल पार्क एक लार्ज एरिया है, हम इसको वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, पर्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल्स को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड एनिमल स्पीशीज इन द नेचुरल हैबिटेट, जिनको मतलब उनके हैबिटेट से निकाला नहीं जा सकता, तो उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, उसके आसपास का हैबिटेट, उसका आसपास का एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स जैसे लॉयंस और टाइगर। टाइगर का सबको पता होगा, है ना, टाइगर ये है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेंचुरीज। सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे। सेंचुरीज क्या है, इट्स अ प्लेस वेयर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। सो सेंचुरीज क्या है, इट्स अ प्लेस वेयर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज टेक्स प्लेस विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अलाउइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब स्पीशी को प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हैं, और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, मतलब ह्यूमन कैन एंटर, अपने एक्टिविटीज़ भी कर सकती है। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना सा देख लेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर नहीं हो सकती, ओके। लेकिन यहाँ पर सेंचुरीज, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन ऑल्सो बी सीन हियर, ठीक है, लिमिटेड वे में, नॉट पूरे नहीं। जैसे कुछ एरिया तक आप लोग सिर्फ जा सकते हैं, और कुछ एरिया उसके और थोड़े दूर आप सेटलमेंट्स देख सकते हैं, ऐसा। तो यहाँ पर लिमिटेड एक्टिविटी हम देख सकते हैं ह्यूमन की। लिमिटेड एक्टिविटी इज़ परमिटेड, okay, limited activity is permanent without affecting the habitat। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन ये भी ध्यान है कि उस एक्टिविटी की वजह से कहीं हैबिटेट को नुकसान तो नहीं हो रहा, तो ये भी देखेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी हैबिटेट को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ का एग्जाम्पल क्या है, सेंचुरी का एग्जाम्पल इज़ दी पकल सेंचुरी। पकल सेंचुरी, where it is, it's in Warangal, okay, it's in Warangal। and next, movement of organism from one region to other for food, shelter, या किसी भी वजह से हो, हम उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन।
फर से कोई बर्ड, स्पेशली बर्ड्स का माइग्रेशन बहुत कॉमन है, हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट नहीं है तो वो अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तक माइग्रेट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, या तो फूड की वजह से या फिर शेल्टर यानी अपने आप को बचाव के लिए, हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट के लिए दूर दूर जगह पर जाते हैं, उसी को बोला जाता है माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन रीजन टू द अदर फॉर फूड और शेल्टर, दिस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। एंड सच बर्ड्स, यूजुअली ये बर्ड्स में देखा जाता है, और उस बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। दोज बर्ड्स आर कॉल्ड एज दी माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स। ये माइग्रेशन का बस इतना सा ही है। इसका एग्जांपल है कियोलेडो नेशनल पार्क। कियोलेडो नेशनल पार्क में साइबेरियन क्राइन्स देखने को मिलते हैं। एक मिनट, आई विल राइट स्मॉलर। साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिलते हैं, और मतलब वो आते हैं कियोलेडो नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर राजस्थान में है, राजस्थान। ओके, वहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअली इट्स एक्स्ट्रा, बट स्टिल इफ़ यू थिंक यू कैन रिमेंबर तो याद रख लो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात की है पेपर। पेपर्स आर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम अ ग्रीन सोर्स। हमें पता है हम पेपर किससे बनाते हैं, फ्रॉम द पल्प ऑफ द ट्री, पल्प से बनाते हैं, है ना, ये हमें पता है। नेक्स्ट इज दी टू मेक अ टन ऑफ पेपर। पेपर की बात हो रही है। एक टन पेपर बनाने के लिए, टू मेक द टन ऑफ पेपर 17 ट्रीज हैव टू बी कट डाउन। 17 ट्रीज को कट करना पड़ता है। देखो, एक टन ऑफ पेपर बनाने के लिए हमें 1 टन बनाने के लिए 17 ट्रीज को कट करना पड़ता है। तो देखो कितना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है ना। पेपर शुड बी यूज्ड थ्रिफ्टली। यूजिंग मोर पेपर कॉजेज मोर डिफॉरेस्टेशन। तो इससे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब यहाँ पर सबको पता ही होगा ना, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज डिफॉरेस्टेशन। तो कितना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इस बात से आप सोच सकते हैं। एंड पेपर कैन बी यूजुअली, हम इसको हाउ टू मैनेज दिस, कि आप अगर 17 ट्रीज काटना पड़ रहा है तो कम से कम एक ट्री तो प्लांट कर दो। हाउ मेनी, तो ये इससे क्या होगा, यूजुअली ये रूल्स भी है कि अगर आप एक ट्री कट कर रहे हैं, वो कट करने से पहले यू मस्ट एंश्योर दैट यू आर प्लांटिंग अ सैपलिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। एंड सेकेंडली हम इसको कैसे रोकेंगे, बाय रीयूजिंग। पेपर का रीयूज़ कर दो। रीयूजेबल पेपर्स हम 5 to 7 टाइम्स पेपर को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर डिक्रीजिंग ड्यू टू स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हम इंसेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। क्यों डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं और उनका उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है बाय यूजिंग ऑफ द पेस्टिसाइड्स। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर डिक्रीजिंग। सो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एंड वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर नंबर 7 डिफरेंट इकोसिस्टम। डिफरेंट ecosystem. A different ecosystem. In this ecosystem, सबसे पहले ecosystem was coined by, ये important है, ecosystem it's coined by, ecosystem is coined by A.G. Tansley. It is coined by A.G. Tansley. ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स एग्ज़ाम में आते तो सारे सिंपल क्वेश्चंस ही है, जैसे यहाँ पर इकोसिस्टम टर्म को किसने कॉइन किया, ऑप्शंस दे देंगे। अगर आप एटलीस्ट याद भी रख लेंगे तो आपको ऑप्शंस देखकर आसानी से आंसर का पता चल जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट के नेम देखना ज़रूरी है। और अब हम इकोसिस्टम का मतलब देखेंगे।
इको का मतलब क्या है? इको मीन्स हाउस, इको मीन्स हाउस। इकोसिस्टम इट्स अ बेसिक यूनिट। इकोसिस्टम क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ नेचर है। हाउस में कौन रहते हैं? अब देखो हमारे हाउस में हम सब लाइक फैमिली रहती है ना, तो वैसे ही इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक बेसिक यूनिट है। इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ नेचर वेयर ऑर्गेनिजम्स लीव। इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ नेचर वेयर organisms live. That is the ecosystem. Okay, that is the ecosystem. And next is interrelationship between biotic। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? मतलब इकोसिस्टम में होता क्या है? तो यूजुअली इकोसिस्टम में हम स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? वी स्टडी ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट को भी स्टडी करेंगे और साथ में हम बायोटिक कंपोनेंट को भी स्टडी करेंगे। साथ में बायोटिक कंपोनेंट दोनों का इंटरैक्शन को स्टडी करेंगे। एक्चुअली इंटरैक्शन ऑफ बोथ ए बायोटिक एंड बायोटिक, इंटरैक्शन ऑफ बोथ ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट का इंटरैक्शन को हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, इकोसिस्टम इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स कैन बी स्टडीड एज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। एबायोटिक में कौन आएंगे? सॉइल आएगा, वाटर, टेम्परेचर, दिस ऑल कम्स दी एबायोटिक। और बायोटिक में सारे लिविंग आएंगे, लिविंग। ओके, लिविंग आएंगे। दैट इज द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरमेंट्स। हाँ, ग्रुप्स यहाँ पर लिविंग थिंग्स के और उसका इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। द लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, animals, and microorganisms, these are known as biotic। ये already I said this, but still आप living नहीं समझेंगे। अगर नहीं समझ आया तो that's why I have said living thing जैसे plants, animals, microorganisms, ये सब किस में आएंगे? बायोटिक में आएंगे। और एबायोटिक का पहले ही कहा ना, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सब एबायोटिक में आएंगे। ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम डिराइव एनर्जी फ्रॉम फूड टू लीव। तो यहाँ पर जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, दे डिराइव एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ये एनर्जी फूड से लेते हैं। दे टेक एनर्जी फ्रॉम फूड टू लीव। ओके, एंड द प्लांट्स ट्रैप दिस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब इस एनर्जी को ट्रैप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हर इकोसिस्टम में सन इज द मेन सोर्स। ओके, इसको सन के जैसे बना देते हैं। एक मिनट। सो सन, दिस इज द सन and sun is the main source of energy. Sun is the main source of energy. Sun is the main source of energy for all living things. सबके लिए sun is the main source of energy। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ के लिए है और कुछ के लिए नहीं है, सबके लिए sun is the main source of energy। okay? एंड नेक्स्ट, तो इस एनर्जी को ट्रैप कैसे करते हैं? तो डिफरेंट तरीके हैं ट्रैप करने के। जैसे प्लांट्स कैसे ट्रैप करेंगे? तो ट्रैप दिस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा उस एनर्जी को ट्रैप करेंगे। ठीक है, प्लांट्स जो कि ऑटोट्रोफ्स है, दे ट्रैप दिस एनर्जी थ्रू दी फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स क्या करेंगे? एनिमल्स डू नॉट गेट दिस एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन। हम फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, सो हमें तो वो एनर्जी मिलती नहीं। तो हम क्या करेंगे? वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर दिस। ओके, वी डिपेंड। हाउ डू वी डिपेंड? मतलब यहाँ पर एक फ्लो होता है एनर्जी का। एनर्जी मूव्स इन इकोसिस्टम थ्रू फूड चेन्स। फूड चेन्स मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी। यूजुअली फूड चेन इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ एनर्जी, कि वो कैसे फ्लो करेगी। तो अ बेसिक फूड चेन हम आपको दिखाएंगे। अ बेसिक फूड चेन, थिंक दिस इज द ग्रास एंड दिस ग्रास इज ईटन बाय, ग्रीन ही ले लेते हैं। दिस ग्रास इज ईटन बाय, oh
I'm not even getting an example of the food chain. This grass is eaten by a goat. And this goat is eaten by a man. तो ये इसने जो सन से एनर्जी ली थी फोटोसिंथेसिस करके, इसने प्लांट ने एनर्जी को ट्रैप किया. अब इस प्लांट को गोट ने खा लिया, मतलब यहाँ से एनर्जी गोट में ट्रांसफ़र हुई. इस गोट को मैन ने खाया तो यहाँ पर से इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई. दिस कैन बी सीन इन द फूड चेन विच इज़ नथिंग बट द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. उसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी इज़ नथिंग बट द फूड चेन. और फूड चेन के पास 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है. द एनर्जी मूव्स इन इकोसिस्टम थ्रू फूड चेन्स एंड फूड चेन हैज़ 3 लेवल्स. सेवरल प्लांट्स, एल्गे, ये सब क्या करते हैं, द यूज सनलाइट. तो सनलाइट को कौन यूज़ करते हैं, सनलाइट को डायरेक्टली कौन यूज़ कर पाते हैं, प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं, एल्गे यूज़ कर पाते हैं, ठीक है. एंड दे मेक देयर ओन फूड. और हम इनको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स बोलेंगे. दीज आर दी प्रोड्यूसर्स. तो यहाँ पर ये जो हमारा प्लांट है ना, ये है प्रोड्यूसर. और ये जो गोट है इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर. और ये जो प्लांट पर डिपेंडेंट है, मतलब इसे हम और डिटेल में बोलना चाहेंगे तो इसे हर्बीवोर बोलेंगे. हर्बीवोर इसको बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर. और ये जो मैन है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर है. ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर है. और ये यूजुअली कार्निवोर, फिर मैन तो ओमनिवोर है, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर मेन 3 लेवल्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द टॉप कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोर, व्हाटएवर यू कैन से. ओके, सेवरल प्लांट्स, एल्गे, दे यूज सनलाइट. इन लोगों को हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स, दे गेट एनर्जी बाय ईटिंग ईदर द प्रोड्यूसर और अदर प्लांट ईटर्स, ठीक है. डिकम्पोजर्स भी होते हैं हमारे पास फूड चेन में. फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स जो है ना, वो क्या करते हैं, दे डिकम्पोज द डेड एंड वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर. डिकम्पोजर्स, what do? They decompose dead or waste organic matter. ओके, ऑर्गेनिक मैटर इसको यूजुअली रिसाइकल्स फीड भी बोला सकता है ऑन द वेस्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स और रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर दे डाई. तो ये डिकम्पोजर्स, दिस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फूड चेन, ठीक है. द बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम. विच इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ? Largest ecosystem on earth is the biosphere. This is the biosphere, largest ecosystem है on the earth. And an ecosystem can be natural, artificial, temporary, permanent. ecosystem कुछ भी हो सकता है. ecosystem हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम भी है, नेचुरल. हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी है, और हमारे पास परमानेंट या फिर टेम्परेरी भी है. दैट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. नेचुरल में हमारे पास आ जाएंगे फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है, एंड हमारे पास डिजर्ट नेचुरल इकोसिस्टम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड आर्टिफिशियल में हमारे पास क्या आएंगे, एक्वेरियम, जो कि यूजुअली आप आर्टिफिशियल में मैन मेड देख सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम्स, एक्वेरियम एंड क्रॉप फील्ड्स. ये भी क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम्स है, जो कि आर्टिफिशियल माने जाते हैं. एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम्स भी इनको बोला जा सकता है, क्योंकि ये मैन की वजह से है ना. Next, the total energy produced during photosynthesis is the gross primary productivity, जिसको GPP लिख सकते हैं. This is the gross primary productivity.
जिसको जीपीपी बोला जा सकता है। जीपीपी इज द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज द जीपीपी। एनर्जी स्टोर्ड एज ऑर्गेनिक मैटर इन प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड फूड फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, जो भी एनर्जी स्टोर होती है प्रोड्यूसर्स में, वो कंज्यूमर्स को एज ए फूड के लिए अवेलेबल है। द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ एनर्जी सर्कुलेशन। अब सारे फूड चेन्स, द इंटरैक्शन या फिर इंटरलिंकिंग, फूड चेन को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फूड वेब। ओके, फूड वेब बोलेंगे हम लोग। द एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। हाँ, एनर्जी हमें लाइफ के सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 57% ऑफ सोलर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन द एटमोसफियर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि सोलर एनर्जी जो है ना स्पेस से आती है ना। सोलर एनर्जी स्पेस से आती है ना, सन से, इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेस। ये किसके फॉर्म में आएगी? लाइट रेस के फॉर्म में आएगी। वेट, आई नीड टू शॉर्टन दिस, नो स्पेस। ओके, लीव, आई विल कम हियर। ये जो सोलर, ये जो सोलर एनर्जी, सोलर स्पेस, सॉरी आई शुड राइट सोलर एनर्जी, नो। हाँ, द सोलर एनर्जी ये स्पेस से आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेस, और अप्रॉक्सीमेटली 57% है ना, ये सोलर एनर्जी 57% अब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ही 57% उसका एब्जॉर्ब हो जाता है एंड वापस इसको स्पेस में स्कैटर किया जाता है। ठीक है, less than 57% they enter. The energy is captured by plants and stored in the form of potential energy in foodstuffs. ठीक है, प्लांट्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है एंड दैट इज़ नथिंग बट द फूड स्टफ। दिस इज़ द टोटल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सेवेंथ टॉपिक, सेवेंथ लेसन, डिफरेंट इकोसिस्टम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। 8th one, production and management of food from plants। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स, ये आपका 8 टॉपिक है। टोटल आपके पास 11 टॉपिक्स है क्लास 8 में। सो आई विल सी इस एक सेशन में कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं, अदरवाइज आई विल टेक वन मोर सेशन, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर इट विल बी अ लॉट टू रिमेंबर। सो लेट्स टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स द गोल। ओके, and production and management of food from plants। तो plants which are grown in large number to get useful food products, इसको हम बोलते हैं क्रॉप्स। जो कि प्लांट्स हम ग्रो करते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए, फूड प्रोडक्ट्स जैसे यूज़फुल जैसे फूड प्रोडक्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। अब इस क्रॉप्स को ग्रो करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर। उसको हम बोलेंगे क्या? एग्रीकल्चर बोलेंगे, एग्रीकल्चर। सम क्रॉप्स लाइक ज्वार, रेड ग्राम्स टेक अ मिनिमम 180 days or more for harvesting. Such crops are called as long term crops। long term crops जो कि 180 days से भी ज़्यादा टाइम लगाएंगे, 180 days और मोर देन 180 days, मिनिमम ऑफ 180 days और मोर देन दैट, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म क्रॉप्स। और हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? वी हैव ज्वार एंड वी हैव रेड ग्राम। ये हमारे क्या है? लॉन्ग टर्म क्रॉप्स है। सम क्रॉप्स जो है ना वो दे टेक 100 days फॉर हार्वेस्टिंग। सच क्रॉप्स आर कॉल्ड एज द शॉर्ट टर्म क्रॉप्स। And we have the
शॉर्ट टर्म क्रॉप्स, लॉन्ग टर्म क्रॉप्स तो हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे शॉर्ट टर्म क्रॉप्स। शॉर्ट टर्म क्रॉप्स वो होंगे जो 100 डेज लेंगे हार्वेस्टिंग के लिए, 100 डेज, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म क्रॉप्स। एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रीन ग्राम एंड दी ब्लैक ग्राम। ओके, these are the short term crops. The crops which are grown in rainy season उसको हम बोलेंगे खरीफ। now according to the seasons के हिसाब से भी different names है crops के, हम वो भी देखेंगे। just a second। so based on seasons, crops based on the seasons, okay, we have here rainy season, winter season and the summer season. So the crops which are grown in the rainy season, these are termed as kharif, crops, okay, and which are grown in the winter season, these are termed as rabi crops, okay, and which are grown in the summer season, these are termed as oh sorry, I don't remember summer season, I think summer season था नहीं, sorry for the mistake। so बस दो ये रेनी सीजन खरीफ एंड विंटर सीजन इज दी रबी, ओके। रेनी सीजन क्या है, खरीफ एंड विंटर इज दी रबी क्रॉप्स, दिस यू मस्ट रिमेंबर। एंड विच इज़ दी ग्लोबल क्रॉप, जो कि पूरे ओवरऑल ग्लोब में राइस उसको ग्रो किया जाता है। राइस इज द प्राइम मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड, विच इज द राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप, और इसको इसलिए क्या बोल जाता है, ग्लोबल ग्रेन बोला जाता है, ग्लोबल ग्रेन इसको बोला जाता है। राइस वॉज कल्टिवेटेड इन द लेट मीसोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक मतलब 9000 से 8000 का जो पीरियड होता है उसको हम बोल देंगे मीसोलिथिक पीरियड। एंड इन दी हरप्पन सिविलाइजेशन, आई थिंक ये आपने सोशल में पढ़ा है हरप्पन सिविलाइजेशन, सो शायद मुझे उस बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको नेम याद रखना है इसमें साइंस में। तो ये कब इट वॉज कल्टिवेटेड इन दी लेट मीसोलिथिक period, okay, Mesolithic period, and which is nothing but from 9000 to 8000, okay, Mesolithic period इसे कहते हैं। in the Harappan civilization, okay, in the Harappan civilization जब से इसको राइस को कल्टिवेट किया जा रहा है जब से। एंड द पैडी ग्रोइंग फील्ड इज़ डिवाइडेड इनटू सो मेनी प्लॉट्स। अब पैडी कैसे ग्रो करती है वो इसमें इस चैप्टर में ये भी बताया है। पैडी को ना ग्रो करते वक्त हम ना उसको उस फील्ड को बहुत सारे प्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी प्लॉट्स। उस प्लॉट्स को क्या बोलेंगे, उस प्लॉट्स को कय्यलू या फिर मदुलू बोलेंगे। यूजुअली इट्स अ तेलुगु वर्ड, आप बस नाम याद रखो क्योंकि शायद एमसीक्यू में पूछ ले। कय्यरू या फिर मदुलू बोलेंगे उसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इन जनरल फार्मर स्टार्ट्स एग्रीकल्चर वर्क बिफोर मानसून, ठीक है। तो जनरली फार्मर अपना जो है काम कब स्टार्ट करेंगे, मतलब कब स्टार्ट करेंगे, मॉनसून से पहले स्टार्ट करेंगे। सो farmers start their work, agriculture work before monsoon reaches May or June months, okay. Paddy plants are sown in proper distance, this is called as transplanting. अब इस
पैडी प्लांट्स को ना हम एक प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या करेंगे, प्रॉपर डिस्टेंस पर सो करेंगे, सोन, दीज आर सोन इन प्रॉपर डिस्टेंसिंग, दीज दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसप्लांटिंग, इट इज कॉल्ड एज transplanting. Okay, that is called as the transplanting. Before growing crops, ploughing the soil properly is necessary. प्लफ करना बहुत ज़रूरी है. Ploughing the soil, it is necessary before growing any crop. Okay, wooden plough is used for ploughing. वुडन प्लाव को यूज़ किया जाता है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रिपेयरिंग. सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? फर्स्ट वन इज़ दी प्रिपेयरिंग द सॉइल. हम सॉइल को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे. सेकंड हमारे पास क्या है? सोइंग ऑफ सीड्स. सॉइल के प्रिपेयरिंग में प्लाफिंग आ जाएगा, प्लाफिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज सोइंग ऑफ सीड्स. सीड्स को सो करेंगे. एंड नेक्स्ट इज दी अप्लाइंग मैन्यूर, जैसे यूरिया, नेचुरल मैन्यूर. एंड फोर्थ इज दी इरिगेशन, मतलब वाटरिंग सप्लाई इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इरिगेशन, वाटर सप्लाई. एंड नेक्स्ट वीडिंग, जो भी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होंगे जिसको वीड्स बोला जाता है, उनका निकाल देना बहुत ज़रूरी है, वीडिंग. एंड नेक्स्ट इज क्रॉप हार्वेस्टिंग. अब क्रॉप्स को हार्वेस्ट करेंगे, क्रॉप हार्वेस्टिंग. एंड द लास्ट फाइनल स्टेप इज दी स्टोरेज. बेटर स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी है. ओके. एंड सेलेक्शन ऑफ सीड्स ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट. तो ये हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो इसमें से सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है स्टेप पता है? सेलेक्शन ऑफ सीड्स. Okay, selection of seeds is the most crucial step. Okay, and National Seed Development Corporation of India preserves and promotes different varieties of seeds. कौन प्रिजर्व करता है और कौन प्रमोट करता है? That is the NCD, National Seed Development Corporation of India. Okay, ये सीड्स को स्टोर भी करते हैं और अच्छे अच्छे वेराइटीज़ को प्रमोट भी करेंगे. फार्मर्स फॉलो सेवरल मेथड्स. अब पेस्ट की बात भी इसमें की गई है. पेस्ट की बात भी इसमें की गई है. कि फार्मर्स पेस्ट से कैसे बचते हैं. They use pesticides. Farmers follow several methods to control the pest. Generally, farmers क्या करते हैं? They're medicating seeds before making them to germinate. Nowadays, farmers use sophisticated seed drill used with the help of tractor. Sophisticated seed drills use करते हैं. Nowadays, farmers use seed drills with the help of the tractor. Leveling the soil is useful for irrigation. Soil को leveling करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? irrigation के वास्ते. Wheat, paddy, sugarcane, these are generally affected by fungal diseases. Fungal diseases से कौन कौन affect होती हैं? Fungal diseases, wheat, paddy and the sugarcane. Wheat, paddy and the sugarcane, these are generally affected by the fungal diseases. Manure हमारे पास 2 types है. यहाँ पर manure की हम लोगों ने बात की ना. Manure is of 2 types, natural and artificial. Okay, just a second. Natural and the artificial. तो नेचुरल मैन्योर एंड द आर्टिफिशियल मैन्योर. नेचुरल मैन्योर जैसे बायो फर्टिलाइज़र्स बोलेंगे उनको यूजुअली, कॉमनली. और आर्टिफिशियल वालों को हम बोलेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र्स. उनको क्या बोलेंगे हम? केमिकल फर्टिलाइज़र्स बोलेंगे. ठीक है. स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरीगेशन टेक्निक्स, दिस आर यूज्ड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज. ड्रॉट प्रोन एरियाज में हम स्प्रिंकलर्स या फिर ड्रिप इरीगेशन यूज़ करेंगे.
और वीडिंग इंक्रीजेस क्रॉप यील्डिंग। वीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीड आ जाने से क्या होता है, जो सारे न्यूट्रिशंस होता है ये वीड प्लांट ही ले लेगा, और हमारा जो क्रॉप है ना उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे और वो ग्रो नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, यील्ड कम हो जाएगी। तो वीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। ओके, वीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेप तो सिलेक्शन है ना, तो वीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडिंग करने से हमारी क्रॉप की यील्ड बढ़ जाएगी। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर रिमूविंग डाइकॉट वीड्स। तो डाइकॉट वीड्स को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ 2,4-D 2,4-D विच इज़ नथिंग बट 2,4-डाइक्लोरो, शॉर्ट में उसको 2,4-D बोला जाता है। फुल फॉर्म क्या है, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग, वी यूज़ दिस फॉर डाइकॉट वीड्स, वी यूज़ दिस फॉर डाइकॉट वीड्स। मोनोकॉट्स पे ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ डाइकॉट पे इफेक्ट करेगा। ओके, एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूसेस द डैमेज ऑफ ग्रेन। प्रॉपर स्टोरेज ग्रेन्स का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं प्रॉपर स्टोरेज होगा तो क्या होगा, तो दीज विल बी इफेक्टेड बाय द बैक्टीरिया, फंजाई, पेस्ट और रैट्स। यूजुअली रैट्स, आई मीन ये तो आपको पता ही होगा कि रैट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ना। स्टोरेज बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, they will be affected by bacteria, fungi, pests, rats. Okay, so proper storage is also important. And by this we have completed the 8th topic as well, which is production and management of food for plants. From plants. And next we have 9th, 10th and 11th. This I will take in the next session. ये जो भी थे बड़े थे, इसमें बहुत सारी याद रखने वाली चीज़ें हैं. So enough for today, right? Enough for today. This much is enough for today, more than enough, right? So thanks for listening, and after completion of 8th I will take a practice session, in which I'll be discussing all the MCQs, जो जिससे आपको पता होगा कि हाँ इतना ये पढ़ा, इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, एग्ज़ाम में भी इस तरह का आ सकता है, तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग.